हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा। आप सभी का अपने चैनल यूपी बोर्ड अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कार्बन और उसके यौगिक क्या है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है कार्बन एवं उनके यौगिक। तो कार्बन अधातु है इसका प्रतीक सी है। कार्बन जो है एक अधातु है और इसका प्रतीक सी है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। यानी हमारी भूपर्पटी पर तो जो खनिज है कार्बन भूपर्पटी पर है 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है। सभी जीव जंतुओं सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं में कार्बन यौगिकों का बना होता है। जो शरीर होता है वो कार्बन यौगिकों का बना होता है। सभी सजीव हों, जितने भी सजीव हैं, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, उनका शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। अब देखते हैं कार्बन के सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 4 होती हैं। 2,4 होता है। अब देखिए कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। जो कार्बन है उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे, तो कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन ने ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर खोएगा कार्बन तो उसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए उनके कार्बन अपने परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो या उससे भी अलग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जब वो आपस में जुड़े रहते हैं, साझेदारी करते हैं, तो उसे ही हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का आबंध बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन से कैसे आबंध बनाता है। तो हाइड्रोजन H2, तो 2 हाइड्रोजन है तो बीच में दोनों के साथ हाइड्रोजन की साझेदारी हो जाती है। H आबंध H हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन तो O तो ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं वो होते हैं 6 और 6 2 मिलकर, तो अब पहले कोष में 4 हो जाएंगे, 4 इधर तो 8, अगले कोष में 8 होना तो 6, तो 2 इससे ले लेगा और 2 इससे ले लेगा, तो दोनों बीच में आबंध बना लेंगे। तो ये साझेदारी इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े, मतलब इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़ों से साझेदारी बन लेती। इसलिए इसको देखो, अगर एक आबंध का जोड़ बनाता है तो उसे बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध। और 2 का बनाएगा तो द्विबंध, जिसे इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन। तो देख रहे हो आप, नाइट्रोजन के साथ 3 परमाणुओं का आबंध होता है, इसलिए त्रिआबंध बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? त्रिआबंध बोलते हैं। अब आगे देखेंगे जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं का एकल आबंध। जैसे जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं में एकल बंध होता है। ठीक है, इस तरीके से देखें तो यहाँ से 2, यहाँ पर भी 2, तो ऑक्सीजन के कितने? 2 4 6 8 हो गए, तो ये 2 उसका आबंध बना लेता है। अब देखिए सही संयोजी के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिकों को गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। अब आगे देखते हैं सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक, यानी उनमें विद्युत नहीं जा सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई और आवेशित कण
नहीं होती हैं। आगे देखते हैं श्रृंखलन, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो पहला श्रृंखलन में कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब श्रृंखलन का मतलब होता है एक श्रृंखला में, जैसे कार्बन है तो कार्बन सी फिर सी, इस तरीके की एक श्रृंखला बनाएंगे। अब देखिए चतुसंयोजकता। तो चतुसंयोजकता क्या है? तो कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है और जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एवं संयोजी परमाणु जैसे HCl मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन में हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। इसे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक है, तो संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है? तो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध क्या होता है? एकल आबंध होता है। तो कार्बन और परमाणु के बीच एकल आबंध मतलब जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जैसे सी है इससे सी जुड़ा है, आबंध होता है। कार्बन असंतृप्त क्या होता है? तो कार्बन और परमाणु के बीच द्वि आबंध होता है। देखिए बीच में एक लगाए, यहाँ दो लगाए, तो ये द्वि आबंध होगा। त्रिआबंध क्या होता है? जिसमें तीन बीच में, जैसे सी है इसके तीन, एक दो तीन, इस तरीके से, ये त्रिआबंध होगा। क्या होगा? त्रिआबंध। इसका ये भी आप इस तरीके का चिन्ह भी लगा सकते हैं। देखिए इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है, जैसे इसमें इसका उदाहरण है एल्किन, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये सामान्य सूत्र होता है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है कि संतृप्त कार्बन का। अब देखिए असंतृप्त में एल्किन, उदाहरण क्या है? एल्किन, तो इसका सूत्र होता है Cn+H2n। इसके बाद त्रिआबंध में CnH2n-2, ये इसके सूत्र होते हैं। एकल बंध का सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 और द्विआबंध का सूत्र क्या है? तो CnH2n और त्रिआबंध का क्या है? Cn2H2n-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना। देखिए इन इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना कैसी होती है? तो संतृप्त हाइड्रोजन जैसे एथेन है, एथेन का सूत्र क्या होता है? C6H6। तो इसका क्या होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र। देखिए इसमें सी कितने हैं? 2। तो देखिए सी हमने 2 लिख दी, 1 और 2। तो सी हमने जब 2 लिखी तो सी और सी। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो देखिए इसमें 4 जोड़ देंगे, 1 2 3, तो H और H और H, 3 इधर जुड़ गए। इसके बाद 3 इधर जुड़ेंगे, 1 2 और 3, H और H। अब बीच में क्या होगा? बीच में ये 2 की साझेदारी करेगा, तो ये इस तरीके का जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन के नाम और आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र। तो जैसे मीथेन है, क्या है? मीथेन। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। तो इसकी संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? तो सी कार्बन होगा, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन जुड़ाएंगे, H H H और H, इस तरीके CH4। इसके बाद एथेन। तो एथेन में कितने हैं? तो एथेन C2H6। तो H C2 है तो 1 2 हो गया। हाइड्रोजन 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से जुड़े रहेंगे। इसके बाद प्रोपेन। तो प्रोपेन का होता है C3H8। तो 1 2 3, अब 8H, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके के जुड़े रहेंगे। इसके संरचनात्मक सूत्र होता है। सूत्र आपको याद रखना है, जो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। तो C4 होगा, 1 2 2 3 4। अब 10H, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद पेंटेन। तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H12। तो 1 2 3 4 5 C है, H12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना कैसी होती है? तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो एल्किन एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4।
देखिए C2 है, H4 तो 1 2 3 4 इस तरीके से एल्काइन का C2H2 तो C2 है, H2 एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम, तो जैसे एल्कीन है, एल्कीन में कौन कौन आता है, तो एल्कीन में आणविक सूत्र संरचना होगी, एथीन आता है C2H4 तो C2 हो गया, H4 तो 1 2 C हो गए, 1 2 3 और 4 H4 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, तो प्रोपीन में हम देखते हैं प्रोपीन का सूत्र होता है C3H6 तो 1 2 3 C हो गए, 6 1 2 3 4 5 6 H हो गए। ब्यूटीन का सूत्र C4H8 इसकी संरचना ये बनी है। आगे देखते हैं एल्काइन में, एल्काइन में क्या क्या आता है, तो एथाइन सबसे पहले आता है, एथाइन क्या आता है, एथाइन। एथाइन में तो C2H6 इसकी संरचना ये बनी है। प्रोपाइन में C3H4 इसकी संरचना ये बनी है। ब्यूटाइन में C4H6 इसकी संरचना ये बनी है। अब देखिए संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, तो सीधी श्रृंखला, तो किसमें सीधी श्रृंखला बनेगी, तो सीधी श्रृंखला जैसे प्रोपेन, तो प्रोपेन में एक सीधी श्रृंखला बन रही है। शाखित श्रृंखला, तो जैसे इसकी शाखित श्रृंखला ये बनेगी इस तरीके की, शाखित श्रृंखला इस तरीके की, शाखाओं मतलब शाखित का मतलब होता है शाखाओं की तरह की, एक पेड़ होगा उसमें जगह जगह वो संरचनाएं बनती जाएंगी। ठीक है, इसके बाद पेंटेन की ये बनी है, पेंटेन के बाद आइसोपेंटेन की ये बनी है। ठीक है, इस तरीके की देख लेना आप लोग आराम से। ठीक है, इसके बाद नियोपेंटेन की ये बनी है। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त 3 उदाहरण के आणविक सूत्र समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। ठीक है, जैसे वलय, तो वलय क्या होता है, तो वलय में देखो संतृप्त और असंतृप्त, तो वलय मतलब होता है जड़ के आकार का, मतलब एक दूसरे से जो जुड़ा होता है, इस तरीके से संतृप्त बनेगा, ये असंतृप्त बनेगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं इस तरीके हेक्सेन, ये होता है हेक्सेन। ठीक है, ये हेक्सेन है। ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक है, इसकी संरचना आप अच्छे से देख लो, इसको पेपर में बनाने के लिए आता है हेक्सेन और बेंजीन की संरचना। ठीक है, इसके बाद क्रियाकारात्मक समूह, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट करती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन और इसके कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विषम परमाणु, जैसे ऑक्सीजन है और ब्रोमीन है। इसके बाद देखें तो इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा, तो हेलो, क्या हेलो और क्लोरो और ब्रोमो, इसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन होता है। ठीक है, इसके बाद कार्बोकेसिक अम्ल में एल्कीन समूह आता है, एल्काइन समूह आता है। अब देखिए समजातीय श्रेणी, तो यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन की श्रृंखला में स्थित हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं एल्कोहल C2H5OH, इस तरीके के सूत्र आप हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सामान्य सूत्र कैसे निकालते हैं, तो समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य जैसे CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। सामान्य रासायनिक गुण और तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुण धर्मों में भिन्नता आती है। अब देखते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, तो यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, प्रयोगात्मक समूह में पूर्व लग्न और अनुलग्न, पूर्व लग्न मतलब होता है पहले लगने वाला और अनुलग्न मतलब होता है पीछे लगने वाला, कहाँ पीछे लगने वाला के साथ दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो जैसे हेलोजन समूह है, समूह कौन सा है, हेलोजन, इसमें पूर्व लग्न होता है क्लोरो और ब्रोमो और आयोडो, ये पूर्व लग्न होती हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये इसकी संरचना बनी है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं, अगला है एल्कोहल, तो एल्कोहल में अनुलग्न होता है, अनुलग्न मतलब पीछे लगता है OL, क्या होता है OL, जैसे प्रोपेनॉल, इसकी संरचना ये बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड में भी अनुलग्न होता है AL, क्या होता है AL। ठीक है, जैसे इसमें प्रोपेनल, क्या होता है प्रोपेनल, इसकी संरचना ये बनी है। ठीक है, प्रोपेनल। आगे बढ़ते हैं कीटोन में होता है अनुलग्न में पहले लगता है 1, प्रोपेनॉन मतलब पीछे लगता है नॉन, तो 1
ठीक है। तो जैसे प्रोपेनॉल, इसकी संरचना ये बनी है। आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें अनुलग्न मतलब पीछे होता है ओइक या एसिड, ठीक है, जैसे प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, इसकी संरचना ये बनी है प्रोपेनोइक अम्ल। इसके बाद एल्किन, एल्किन में अनुलग्न होता है पीछे ईन, क्या लगा होता है ईन, जैसे प्रोपीन, ठीक है, इसकी संरचना ये बनी है प्रोपीन, ठीक है। एल्किन में पीछे क्या लगता है ईन, क्या लगता है ईन। एल्काइन, एल्काइन में अनुलग्न क्या होता है एन, जैसे प्रोपाइन, क्या होता है प्रोपाइन, इसकी संरचना ये बनी है प्रोपाइन। आगे बढ़ते हैं कार्बन, कार्बन यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, किस तरीके कार्बन की रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले दहन होता है, जैसे CH4 + 2H2O2, CH4 मतलब मीथेन और 2O2 मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया दहन करवाते हैं तो बनता है CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा, फिर इसमें प्रकाश भी निकलता है। यानी कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली कैसा कैसी रंग की ज्वाला निकालती है, नीली। असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र क्या होता है KMnO4, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। देखिए ये एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करने के CH3C2OH, क्षारीय विलयन KMnO या अम्लीय विलयन K2Cr2 से परिवर्तित करने पर ये एथेनिक अम्ल में बदल जाता है। अब देखिए संकलन अभिक्रिया, क्या संकलन अभिक्रिया क्या होती है, तो इस तरीके की संकलन मतलब कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, इसमें असंतृप्त हाइड्रोजन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में C, इस तरीके से दो हाइड्रोजन इस तरीके से इधर जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। यानी पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा होता है। यानी जो वनस्पति तेल होते हैं उनसे वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि से होता है, जिसे पैलेडियम या निकेल से के उत्प्रेरक में से। आगे देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो CH4 और Cl2 में जब सूर्य के प्रकाश में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो CH3Cl इसमें जुड़ जाता है और HCl बचा रहता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल तथा के भौतिक गुणधर्म क्या है, तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म है कि रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद, इसके में जल में घुलनशील होता है एथेनॉल, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 के होता है। याद रखना एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है 351 के, ये उदासीन प्रकृति का होता है। आगे बढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, रासायनिक गुणधर्म में तो सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो 2Na+ CH3CH2OH, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ये बनाता है सोडियम एथोऑक्साइड, ठीक है, जिसका सूत्र ये होता है। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। अब आगे निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण में देख सकते हैं आप एथीन बनता है, क्या बनता है एथीन बनता है इस विधि के द्वारा H2SO4 के बाद। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म क्या है, तो ये रंगहीन द्रव है, स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी गंध देता है, इसका क्वथनांक होता है 351 केल्विन। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। यानी जो शुद्ध एथेनॉल होता है वो बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इस तरीके का इसका रासायनिक गुणधर्म है एसिटीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है मीठी फलों जैसी गंध वाली एस्टर का निर्माण किया जाता है। अब आगे देखते हैं साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या है, तो इस विधि से साबुन को तैयार किया जाता है। जो विधि होती है इससे किसको, साबुन, क्षार से अभिक्रिया तो उससे साबुनीकरण बनता है इस तरीके का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया,
तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है। ठीक है। साबन और अपमार्जक, तो साबन लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। इसका सूत्र ये होता है, साबन केवल सूत्र होता है C17H35COO Na+। साबन केवल मृदु जल में सफाई करते हैं, मतलब कठोर जल में साबन कपड़ों को साफ नहीं कर सकता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर और मृदुल जल में सफाई किया करते हैं। साबुन में अणु, तो साबुन में जल रागी सिरा होता है, जल विरागी सिरा भी होता है। ठीक है। इसके बाद साबुन की अणु की संरचना कैसे होती है, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया, मैल तेलीय होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल विरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, इसलिए मिसेली संरचना बन जाती है। इस तरीके की ये मिसेली संरचना होती है, इसका ये इस तरीके की मिसेली। ठीक है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े को साफ हो जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है या स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता है। ठीक है। इस तरीके से ये हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। देखिए वीडियो को थोड़ा स्पीड में इसलिए क्योंकि कम समय में आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो ये लेसन 4 का आज रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अगर ऐसा ही आप लोग और भी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको और भी जो लेसन बचे हैं, ये हमारा वादा है कि पेपर तक सारे लेसनों का रिवीजन करवा के ही रहेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और भी जो पिछली वीडियो हम बता चुके हैं उन पर भी गौर करें। ये आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है। आने वाली 15 तारीख से आपके लिए हर सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवा जाएंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बाकी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।